हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के माध्यम से हिंदी के पेडागोजी को हल करेंगे। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट के सीडीपी का एक सीरीज चल रहा है इस चैनल पे, जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रश्न के ऑप्शन किस प्रकार से पकड़े, किस प्रकार से उसके सटीक आंसर को जाने, इन सारी चीज़ों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी ऑप्शन का आइडिया है तो प्रश्न के सही आंसर को किस प्रकार से पकड़े, इसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का एक जो है प्रयास किया है। तो इस कड़ी को एक नया आयाम देते हुए आज की इस वीडियो में कुछ नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रहे कि जो भी सवाल हम सॉल्व करा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं अभ्यर्थी देख के चक्कर खाते हैं और गलती कर बैठते हैं। बार बार इस प्रश्न को करने के बावजूद भी गलती करके ही आते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं सभी प्रश्नों को हम लोग करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और कुछ नए तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आपके दिमाग में अस्थाई चीज़ें रह सके। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न संख्या 1 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पे तो सबसे पहले अंडरलाइन हम लोग इसको कर लेंगे कि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है, यानी कि नहीं रखने की बात कर रहा है। पोर्टफोलियो में नहीं रखा जाता है, कौन सा ऐसा है। तो पहले हम लोग इस प्रकार से इसको छांटने का प्रयास करेंगे कि किन किन चीज़ों को पोर्टफोलियो में रखा जाता है। जैसे पोर्टफोलियो में हम रखते हैं विद्यार्थी का नाम हो गया, कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, कौन से वर्ग में पढ़ रहा है, उस पाठशाले का नाम, जन्म तिथि, और जो है पोर्टफोलियो में एक प्रकार से कहे तो दाखिल खारिज, जाति, आधार कार्ड का नंबर और संपूर्ण आईडी कार्ड जो भी और इससे जुड़े आईडी कार्ड होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, ये सारी चीज़ें एक पोर्टफोलियो में हम लोग रखते हैं। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चित्रकारी जो है इसको हम लोग पोर्टफोलियो में रखने का काम करते हैं। कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट, इसको भी हम लोग रखते हैं। फोटोग्राफ्स को भी रखते हैं। कक्षा में हुई चर्चा को नहीं रख सकते क्योंकि वो मौखिक रूप से की हुई वार्ता होती है, तो वैसे चीज़ को आप एक फाइल में समेट के नहीं रख सकते हैं। इसलिए इसमें पूछा है नहीं रखा जा सकता। चित्रकारी रखा जा सकता है, कार्यपत्रक रखा जा सकता है, फोटोग्राफ्स रखा जा सकता है। नहीं रखा जा सकता है कक्षा में हुई किसी चर्चा को, किसी विषय पर जो चर्चा होती है उसको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम लोगों ने कुछ अलग ढंग से प्रश्नों को पकड़ने का प्रयास किया। इसमें हमने ये जाना कि पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें हैं जो रखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं यह वीडियो कुछ नए स्टाइल से है, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रश्न संख्या 2 जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु यानी कि थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। क्या वो अनुच्छेद होता है, प्रारूप होता है, पैराफ्रेज होता है या संपादन होता है? तो यहाँ पे मिलकर कार्य करने वाली बात जो होती है प्रारूप में नहीं होती, पैराग्राफ में नहीं होती है या संपादन में नहीं होती है। अनुच्छेद इसका सही ऑप्शन है क्योंकि इसमें जो है सभी वाक्य मुख्य विचार थीम बिंदु को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं, जो कि एक अनुच्छेद का काम होता है। जी हाँ दोस्तों, ये इसका सही आंसर है। कुछ लीक से हटके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें घबराना नहीं है क्योंकि हम जो आपसे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उल्टी दिशा में चल के प्रश्नों के आंसर को करने का। पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है? पठन का कौन सा तरीका जो है पंक्ति दर पंक्ति संकेत देता है? क्या वो विस्तृत पठन है,
सस्वर पठन है, गहन पठन है, निर्देशित पठन है। जी हाँ दोस्तों, विस्तृत पढ़ेंगे तो पंक्ति दर पंक्ति इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको संकेत दे। सस्वर यानी कि पूरे ऊर्जा के साथ आप अगर पठन करते हैं तो इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं। निर्देशित पठन जो एक निर्देश के गाइडलाइन के हिसाब से अगर किसी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं कि पंक्ति दर पंक्ति संकेत देगा, क्योंकि गहन पठन जो होती है वही आपको पंक्ति दर पंक्ति संकेत देता है। इसलिए 3 का सी हो जाएगा कि पठन का गहन तरीका पंक्ति दर पंक्ति संकेत देता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पठन के जो 4 कौशल है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला होता है सस्वर पठन, दूसरा होता है मौन पठन, तीसरा होता है गहन पठन, एक होता है आपका चौथा जो व्यापक पठन। जी हाँ दोस्तों, ये 4 प्रकार के पठन होते हैं और ज्ञानार्जन के लिए चारों पठन एक विद्यार्थी को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कई झुनझुने और खिलौने हों? नहीं। कक्षा में पठन कोना? नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इससे भी आपका एक जो समृद्ध परिवेश वो उसको वर्णित नहीं कर सकता है। समृद्ध परिवेश की बात कर रहा है, ये कक्षा का एक कोना का बात कर रहा है, तो ये होगा ही नहीं। कक्षा में प्रदर्शित बच्चों के कार्ड, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि, या फिर कक्षा में ऐसा स्थान जहां विद्यार्थियों की कापियां, कक्षा प्रदत्त कार्य और गृह कार्य रखा जा सके, ये भी नहीं होगा। यानी कि 4 का सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें जो है जितने भी मुद्रित चीज़ें हैं वो इस प्रकार से सजाए होते हैं दीवारों पे, जहाँ से अभ्यर्थी को या फिर कोई भी एक शिक्षक के तौर पर आप जब भी उसमें प्रवेश करेंगे तो आपको दिखेगा कि समृद्ध परिवेश है। किस प्रकार का? तो शिक्षा का एक समृद्ध परिवेश वर्णित करेगा, क्योंकि उसमें आपके जो होंगे चार्ट होंगे, पोस्टर होंगे, बच्चों के कार्य होंगे, कविताएं इत्यादि सभी होंगे, तो कहीं ना कहीं वो समृद्ध परिवेश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है, भाषा अधिगम के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को भाषा अधिगम के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को व्याकरणिक नियम सिखाता है, सीखने में मदद करता है, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है, पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है, कविता और कल्पनापरक कहानियाँ लिखने में मदद करता है। जी हाँ, 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, भाषा अधिगम के संदर्भ में जो होगा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, इसके बारे में आपसे बात किया जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों को व्याकरणिक नियम सीखने में मदद करता है। नहीं, किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में, क्योंकि आप पेपर 1 कर रहे हैं तो इसमें जो भी बालक होगा व्याकरण के नियम सीखने के लायक नहीं होगा। सब समय पेपर 1 करने में इस चीज़ को ध्यान रखना होगा आपको। पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करेगा? नहीं। कविता और कल्पना पर कहानियाँ लिखने में मदद करेगा? नहीं। इसका सही आंसर जो होगा, किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने के लिए वो मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा अवधारणाएं समझना आसान है, क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं। यहाँ पे जो बात की गई है वो आपको हम बताते चले कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पहले वाले को हम लोग रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की मातृभाषा की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सही लग रहा है।
तो हम लोग क्या करेंगे कि गलत ऑप्शन को छांटना चालू करेंगे। अध्यापक के लिए बच्चे की भाषा अवधारणाएं समझना आसान है क्योंकि अध्यापक बहुभाषी है। नहीं। विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। इसमें कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है, ये भी बहुभाषी की जिक्र, क्योंकि मातृभाषा की जिक्र हो रही है। तो लगभग ये 3 ऑप्शन गलत हो गए। आपका प्रश्न संख्या 6 का 1 सही हो जाएगा क्योंकि वह दूसरे विषय को समझने में मदद करेगा। मातृभाषा इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे की पढ़ाई का माध्यम जो है इसलिए बनता है क्योंकि दूसरे विषय को समझने में वह मदद करता है, इसलिए 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई के माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि यह दूसरे के विषय को समझने में मदद करता है। मातृभाषा से बच्चों के परिचय घर और परिवेश से ही शुरू हो जाते हैं। इस भाषा में बातचीत करने और चीज़ों को समझने समझाने की क्षमता के साथ बच्चे विद्यालय में दाखिल होते हैं। अगर उनकी इस क्षमता का इस्तेमाल पढ़ाई के माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव करके किया जाए तो इससे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे आपके सामने है, जो निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यहाँ भी जो बताया गया है निगेटिव खोजना है। तो यहाँ पे उनके सिद्धांत के बारे में बात करें तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत ये वाइगोत्स्की का है। पार पाना या सहारा देना ये भी है। निकटतम विकास का क्षेत्र ZDP जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, जोन भाषा अर्जन उपकरण, ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं प्रश्न संख्या 7 का डी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत के अनुसार वाइगोत्स्की ने कहा है कि बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। वहीं बात करें मदद लेना और सहारा लेना का, तो यहाँ पे जो है इनके जो आप ZP जानते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसकी बात करता है, वो है वाइगोत्स्की के अनुसार संभावित विकास के क्षेत्र में व्यक्ति को इस स्तर पर सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम और अर्जन दूसरा चीज़ हो गया, इस पर भी हम लोग बात करेंगे किसी वीडियो में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ध्वनिगामिक स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 8 को लेते हैं। ध्वनिग्राम और चित्राग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता, बोले जा रहे शब्दों में स्वर्णिम को पहचानने और प्रयोग करने की योग्यता, सटीकता और प्रवाह के साथ शब्दों को पढ़ना, सही बर्तनी के साथ जो है लिखना। तो ध्वनिग्रामिक जो है स्वर्णिम जागरूकता जिसको कहते हैं, किससे संबंधित है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले आपको बताते चले कि ध्वनि जो ग्रामिक है वो चित्राग्राम के माध्यम से जो है संबंध को स्थापित करने की योग्यता है। तो कहीं ना कहीं आप इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा इसका सही आंसर। सीधे शब्दों में अगर बात करें तो किसी भाषा या बोली में स्वर्णिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वर्णिम जो है वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं कब, जब वे अध्यापक की बारीकी से अवलोकन करते हैं। क्या बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित संबंधित परिवेश के सृजन में भाग लेते हैं। एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं। वयस्क की मदद से सस्वर पठन करते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे बारीकी से कब पहचानने लगेंगे भाषा को, वे अध्यापक की बारीकी से अवलोकन करेंगे। नहीं, ये संभव नहीं है। और बुलेटिन बोर्ड सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन में भाग लेते हैं, ये भी इसका गलत आंसर होगा
एकीकृत तरीके से भाषाई कौशल में संलग्न रहते हैं। सही है, ये 9 का सी सही हो जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न की बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है? एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है, ये गलत है। विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबंधता होता है, ये भी गलत है। प्रश्न संख्या जो 10 है इसका आंसर थोड़ा सा उल्टे तरीके से देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है। मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है, ये गलत है। लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम में होने वाली दूसरी भाषाओं का सीखने में समय नहीं बचता, ये तो नेगेटिव ऑप्शन ही है। और ये क्या है, एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है, तो एग्जैक्टली गलत है। यानी कि 3 गलत निकाल देंगे, बी इसका सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 10 का बी सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।